अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम लाभकारी जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। सेब और अनार के बाग में अरबी की सफल खेती पर किसान का अनुभव। अमरूद की सघन बागवानी में किए जाने वाले जरूरी कार्य। दुधारू पशु में प्रजनन की समस्या एवं उनका समाधान। अमरूद के बाग लगाकर हमारे प्रदेश के बहुत सारे किसान काफी लाभ कमाते हैं और जिन भी किसान भाइयों ने अधिक घनत्व में अमरूद की बागवानी लगा रखी है तो वो इस समय इन बागों में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि विज्ञान के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शांतलाल से। अमरूद में साल में 3 फसलें आती हैं और उन 3, एक बरसात की, एक सर्दियों की और आपको होली के समय जो पतझड़ की कहते हैं वो भी मिल जाती है। तो लगभग 8-10 महीने तक जो है आपको अमरूद का फल मिलता रहता है। और इसकी बागवानी और फलों आम और लीची की अगर तुलना करें तो उससे सरल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीट व्याधियाँ नहीं लगती हैं। इसमें जो है आप बस सिर्फ ये कि जब आप बाग लगाएं तो एक तो ये ध्यान रखें कि अच्छी प्रजाति की आप किस्म ले लें अपने किसी अच्छी नर्सरी से। लखनऊ 49 या सरदार किस्म है, पंत प्रभात जो आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ की निकली हुई किस्म है। और आप बल्कि एक इलाहाबाद सफ़ेदा जो पुरानी जात है वो भी लगा सकते हैं, लाल गूदा भी लगा सकते हैं। बाकी लखनऊ से भी 3-4 किस्में निकली हैं, श्वेता है, क्या कहते हैं, ललित है, लालमा है। तो ये सब जो है वहाँ की भी किस्में आप ले सकते हैं। और इसकी दूरी देखिए, 2 तरह की दूरियां हैं। आप समान दूरी है तो आप 6 मीटर दूरी पे लगा दीजिए, समान दूरी है। और अगर सघन बागवानी करनी है तो 3-3 मीटर पे भी लगा सकते हैं, और बहुत सघन करनी है तो 2-2 मीटर के भी। ये सघन, और हाँ ये सघन बागवानी है। और ये हम जो परीक्षण कर रहे हैं 2x1 मीटर पे, ये भी हमारे यहाँ सफल पाया गया है 2x1 मीटर का। तो आप ये देख लें कि आपको कौन सी लगानी है। अगर सघन बागवानी आपको करनी है तो साल में 3 बार आपकी कटाई छटाई करनी होगी। फरवरी में जो एक तो फरवरी में इसकी हाइट मेंटेन करनी होगी, करीबन 2 मीटर दूरी। अगर जब 5-6 साल के पौधे हो जाएं तो 2 मीटर की ऊंचाई से इसे काट दीजिए। ये जो हमने जो है आप देख रहे हैं ये सर्दियों की फसल लगी हुई है जो 15-20 अक्टूबर के बाद पकने वाली है। तो ये फल सर्दियों के लायक कैसे गए हैं इसके लिए आपको बताना है कि हमने एक जो यहाँ पर एक जोड़ी पत्ती कृंतन विधि जो निकाली है, उस विधि के द्वारा हम जो इसे लाते हैं। ये जो आप सघन बागवानी देख रहे हैं, पहले इसमें मैं बता दूं आपको कि फरवरी के महीने में हमने इसको 2 मीटर हाइट पर इन सब पेड़ों को जो है काट दिया था। उसके बाद हमने अप्रैल के 20 अप्रैल के बाद या 25 अप्रैल के लगभग जो आप देख रहे हैं ऐसे फूल जो निकले थे जिन टहनियों पर, उन टहनियों को जो है हमने जो है एक जोड़ा पत्ती कृंतन करके काट दिया था। जैसे आप ये देख रहे हैं कि नीचे से, अब आप ये ध्यान से देख रहे हैं ये जो फूल निकले हुए हैं, तो ये अप्रैल 25 अप्रैल और 15 मई के बीच, 25 अप्रैल से 15 मई के बीच इन कल्लों को हम काट देते हैं। जैसे यहाँ से फूल निकले हैं तो एक जोड़ी पत्ता नीचे छोड़ के हम इसको काट देते हैं। ये फूल सहित ये है ये गिर जाता है और ये सभी डालियों को काटना पड़ता है। और जब हम ये सारे नए कल्लों को हम जब काट के गिरा देते हैं
तो ये कल्ले जो है हमारा मल्च का काम करते हैं, और इससे क्या होगा कि हमारे पानी की, पेड़ की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। और उसके बाद जो है हमने जैसे इसको अप्रैल आखिर या मई के उसमें काटा 15-20 मई तक, उसके बाद जून तक जो है 20 जून तक अगर वर्षा ऋतु नहीं होती है तो 20 जून के बाद एक जो है हमें इरिगेशन करना होता है, यानी एक पानी इस बाग में देना होता है अमरूद के लिए। और उसके बाद 75 ग्राम नाइट्रोजन, 65 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास, ये प्रति वर्ष 1 साल के पौधे का। और 6 साल का तक हम बढ़ाते हैं। 6 साल या उससे ज़्यादा वाले पौधे के लिए 450 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटास, ये मात्रा है। और FYM 10 किलो प्रति वर्ष प्रति पेड़ के हिसाब से करीबन 6 साल के पौधे के लिए 60 किलोग्राम FYM। जितनी अमरूद की आवश्यकता है उसकी आधी नाइट्रोजन, पूरी फास्फोरस और पूरी पोटास, वो पूरी मात्रा जो है इस पेड़ को दे दी जाती है। किसान भाइयों को एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये तो हमारी सघन बागवानी है, मगर आपके अमरूद के बाग हैं और चाहे कितनी भी दूरी पे लगे हैं, तो आपको एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि अभी अक्टूबर का महीना है, तो आप जो है आधी नाइट्रोजन की मात्रा, यानी 450-500 ग्राम यूरिया एक पौधे को, अगर आप खुदाई करके एक पौधे को यूरिया अवश्य दीजिए, ताकि जो हमारी इसकी फसल लगी हुई है सर्दियों की, उसमें फलों को जो है उसमें जो है फलों का भार बढ़ सके या उनका साइज बढ़ सके। और दूसरा जो है, अगर पानी नहीं बरसता है तो एक 15 से 20 दिन के अंतर से सर्दियों में पानी भी देते रहिए, क्योंकि जो हमारी शरद ऋतु की फसल लगी है उनके फलों की बढ़वार के लिए उन्हें पानी की भी आवश्यकता होती है। और अगर हम 5 किलो भी इस एक पेड़ की अगर हम उपज माने और उसको 15 रुपए के हिसाब से भी अगर हम माने, तो 75 रुपए का फल एक पेड़ से निकलता है, और जिससे लगभग हमारा 1.5 लाख रुपया जो है हमें 1 एकड़ के अमरूद की सघन बागवानी से प्राप्त हो जाता है। और इसमें से अगर हम 25-30 हज़ार रुपये हमारी प्रूनिंग के, खाद पानी के भी अगर हम खर्चे निकाल दें, तो 1-1.25 लाख रुपए तक जो है इसके अंदर जो हमें शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में, और बढ़ते हैं चलिए अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल हमारे बहुत सारे किसान मिश्रित फसलों की खेती करके अत्यधिक लाभ लेने लगे हैं, और कुछ ऐसा ही किया है हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान चैन लाल ने। उन्होंने अपने सेब और अनार के बाग में अरबी की खेती की है। तो कैसे उन्होंने अपने उत्पादन को बढ़ाया है, आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम चैन लाल है। मैं जिला चंबा का रहने वाला हूँ। गांव मेरा सनू पड़ता है। कहते हैं ना, कहावत देते हैं कि आम के आम गुठली के दाम। मैं डबल फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। देखिए, मेरा अनार और सेब का बाग है। इसके बीच में मैंने एक अरबी का खेती लगाई हुई है, यानी कि देसी कचालू बोलते हैं। ये बहुत महंगा है। हमारे शहर में लोकल में ही ये 30-40 रुपये किलो बिक रहा। ये मैंने बाग के बीच में लगाया है। तो एक साइड तो बाग हो गया, दूसरा हम ये अरबी की खेती कर रहे हैं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।
अगर आपके भी बाग है तो आप बाग गाँव में इसकी भी खेती भरपूर कर सकते हैं। इसकी फसल जो है हम मार्च में इसकी बिजाई करते हैं और ये लगभग अक्टूबर 15 के बाद ये तैयार हो जाती है। तो बेहतर यही रहेगा मार्च और अक्टूबर का हम पीरियड ले लें तो बीच वाला पीरियड आ जाता है, आगे पीछे की फसलें जो थोड़ा ख़राब होने का चांस है। इसलिए मैं आपको यही सुझाव दे रहा हूँ, जो आपकी लगी हुई फसल है कंटिन्यू, जैसे कि फलदार पेड़ है, उसके बीच में आप इसको लगा दें तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। इसकी खास जो आप ध्यान रखने वाली बात है पानी का, पानी चाहिए इसके लिए। अगर आपकी धानी ज़मीन है वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं इसको, और दूसरी जगह पर भी लगा सकते हैं बरैनी में, लेकिन पानी जरूर दें। पानी देंगे तो आप भरपूर लाभ उठाएंगे इसका और भरपूर फसल मिलेगी। इसके जो फायदे हैं, इसका जो कंद होता है, जो आप भरपूर फसल लेना चाहेंगे तो एक पौधे में लगभग मैंने 2 किलो तक इसका पौधा उत्पादन किया। ये इसका कंद है, जैसे ये कंद की आंखें हैं, और इससे ऊपर जब निकाल देंगे ये जो कंद है ये खाने योग्य चीज़ है। और ये डल बो रहे हैं, बन रहे हैं अभी, ये अलग बन रहा है, ये मेजर तो ये बन गया है। और ये कंद जो है ना, जो बीच वाला होगा ना, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होगा, भुरभुरा होगा, खाने का इतना मज़ा आता है ना इसको कि आप बात मत पूछो। जो इसका ये डंठल है ना, इसकी बढ़िया बनती है, जो हम खाने के काम में आती है। और इसका ये भी एक फ़ायदा है, और ये काफ़ी, एक तो होती है ना अरबी, ये अरबी से थोड़ा हट कर है, ये खाने के लिए बिल्कुल भुरभुरा होता है, बहुत टेस्टी होता है, और काफ़ी यानी कि ये पनीर का मुकाबला करता है। और ये यानी कि इसका पनीर की जगह भी लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, कचालू खट्टा डालकर खाते हैं इसको। काफ़ी महंगा ये फसल है। जैसे आपका काफ़ी कीमती फल है या फलदार पेड़ लगा रखे हैं, उसके नीचे भी आप इसको बखूबी लगा सकते हैं, और औज में अच्छा होता है ये। और महल तक खैर होना चाहिए, ज़मीन मिट्टी भी अच्छी होना चाहिए इसके लिए, और औज में ये बखूबी हो जाता है। ये सबसे बड़ी खासियत इसकी है, क्योंकि औज में ये आम फसलें नहीं होती है, और ये अरबी की इस कचालू की फसल बहुत बढ़िया हो जाती है। बाकी रहा इस फसल तैयार हो जाती है तो आपने क्या करना है, इसको इसके कंद निकलते हैं, कंद को पूरा निकाल लो। निकालने के बाद आप या तो उसको धो दो, अगर धो नहीं सकते हैं आप तो एक साइड पर इसका डैम्प कर दो। डैम्प करने के बाद ऊपर से कोई ऐसा ऊपर से कोई चीज़ जैसे पत्ते वगैरह ऐसे रख दे, तो होगा क्या कि जो इसकी जड़ें होती हैं बहुत सी, तो उस जड़ों को मतलब वो बिल्कुल नरम पड़ जाती है, और फिर आराम से उसको साफ़ कर पैक कर बहुत ज़्यादा महंगी मार्केट है इसकी, और ये बहुत अच्छे तरीके से बिकता है। इस साल मैंने आधे खेत में लगाया, अगले साल को मैं पूरे खेत में लगाऊंगा और ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तो इसमें फ़ायदा है, तभी मैं ये कर रहा हूँ। अभी तो मैंने ये थोड़े से एरिया में लगाया है, फिर भी मैं 10-15 हज़ार रुपये का इसको बेच लूँगा, और साथ में सीड रख लूँगा, और अगले साल को मैं पूरे बाग में लगाऊँगा इसको, और इसकी भी मुझे दूनी तिरुनी कमाई हो जाएगी। जय जवान जय किसान। पशुपालन में किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं, और इनमें से एक समस्या मुख्य रूप से देखी जाती है पशुओं में मदहीनता की। इस समस्या से ग्रसित पशु से दुग्ध उत्पादन लेना तो दूर, बल्कि उसकी खिलाई पिलाई का खर्च और बढ़ जाता है। अतः पशुपालक भाइयों, क्या है इस समस्या के लक्षण और आप किस प्रकार से करें इस समस्या का समाधान, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज लवानिया। आज अपन बात करेंगे गायों में होने वाले प्रजनन संबंधित रोगों के बारे में, उनके कारणों के बारे में और निदान के बारे में, उस स्ट्रेटजी के बारे में या उस प्लानिंग के तहत कि ये हमारे जानवरों को, गायों को भविष्य में ये रोग हो ही ना। इनमें अपन जो मुख्य प्रजनन संबंधित जो रोग गायों में पाए जाते हैं, होते हैं, उनको हम एक एक करके थोड़ा विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे। आप देखते हैं कि हिंदुस्तान
पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, ये कहते हुए हमको बहुत बड़ी खुशी महसूस होती है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एक गाय का औसत दूध मात्र 890 लीटर प्रति ब्यात, और इसी चीज को जब हम तुलना करते हैं अमेरिका की गायों से, न्यूजीलैंड की गायों से, डेनमार्क की गायों से, जो 4-4, 5-5 हजार लीटर दूध एक ब्यात में देती हैं। अब सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि हम एक तरफ पूरे विश्व में नंबर 1 है दूध उत्पादन में, दूसरी तरफ हमारे जानवरों की जो उत्पादकता है, दुग्ध उत्पादकता है, वो बहुत कम है। इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण देखते हैं तो बहुत कारण नजर आते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे केवल जो प्रजनन संबंधित पशु गाय में जो रोग होते हैं उनमें कौन कौन से वो रोग हैं और उनको अपन कैसे हद तक कम से कम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला रोग जो गायों में देखने को मिलता है, मदहीनता, एनिस्ट्रस जिसको कहते हैं। अक्सर गाय पालक ये शिकायत करते हैं कि साहब 3 साल की टोकरी हो गई है, हाल तक पाड़े में नहीं आई है, मतवाली है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पाड़े में नहीं आई है। ये जो पहला जो रोग हर गौपालक जो शिकायत करता है कि साहब मेरी टोकरी हाल तक ब्याई नहीं है, या कुछ दूसरी शिकायत इस रूप में ही होती हैं कि साहब हमारी गाय ब्याए हुए 5 महीना हो गए, दोबारा 5-6 पाड़े में नहीं आई है, या कुछ इस तरह की शिकायत आती हैं कि साहब पाड़े में तो बार बार आती है लेकिन ठहरती नहीं है। तो ये जो समस्या है, जैसे सबसे पहली जो समस्या है एनिस्ट्रस की मदहीनता, कि एक टोकरी का अच्छा खासा वजन होने के बावजूद भी वो पाड़े में नहीं आती है। अक्सर हम देखते हैं जैसे गायों की फीडिंग के लेकर ग्रामीण स्तर पे वो अपने जानवरों को मात्र सूखे चारे पे रखते हैं, हरा चारा का हमेशा नितांत अभाव होता है। तो अब जब जानवर को हरा चारा नहीं मिलता है तो हरे चारे की कमी से भी मदहीनता एक होना गायों में बहुत बड़ा कारण बन जाती है। तो मेरा सभी गौपालक पशुपालक भाइयों से निवेदन रहेगा कि अपने पशुओं को कम से कम 20 से 25 किलो हरा चारा प्रति जानवर जरूर खिलाएं प्रतिदिन। एक दिन में कम से कम उसको 20 से लेकर 25 किलो हरा चारा मिलना चाहिए, क्योंकि हरा चारा जानवर को नहीं होगा तो अंत में यही समस्या हमको देखने होगी, जानवर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी। विटामिन ए की कमी होने से ही उसमें मदहीनता की शिकायत देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो मदहीनता का सबसे बड़ा कारण क्या हुआ कि हम अपने जानवरों को बिल्कुल कुतर पे रखते हैं। तो हमको चाहिए कुतर के साथ साथ हम लोग हरा चारा भी जानवरों को दें, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ मदहीनता का जो दूसरा बड़ा कारण है कि जानवर के पेट में कीड़े होना। अगर जानवर के पेट में कीड़े हैं तो भी जानवर मदहीनता को दिखाएगा। मदहीनता का मतलब ये होगा कि जानवर को जब पाड़े में आना चाहिए था वो पाड़े में नहीं आ रहा है, दूसरी कोई वजह देखने को नहीं मिलती, जानवर तंदुरुस्त है, हेल्दी है, मत वाला है, फिर भी जानवर पाड़े में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसमें के पेट में कीड़ों की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं सभी गौपालक भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो अपने जानवरों को कम से कम साल में 2 बार, एक बार बारिश मानसून से पहले और एक बार सर्दियों में पेट में कीड़े मारने की दवा अवश्य पिलाएं। अब जो मदहीनता का जो तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग कुतर पे रखते हैं जानवरों को मिनरल मिक्सचर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम, लेकिन हमारे किसान पशुपालक भाई बिल्कुल मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाते हैं। मिनरल मिक्सचर से फ़ायदा ये होता है कि जो छोटे छोटे तत्व जिम्मेदार होते हैं मदहीनता को, वो उस तत्वों की पूरी आपूर्ति करते हैं। तो इसमें अपन को बड़ा खुश होना चाहिए कि राज्य सरकार ने पशुपालक भाइयों को पशु सफा खाने से आपके जो मिनरल मिक्सचर की जो थैली है वो 2 रुपये की एक पर्ची काटने के बाद डॉक्टर साहब फ्री में दे देते हैं 1 किलो की थैली। तो कम से कम अपने नज़दीक पशु सफा खाने में जाएं, वहाँ से 1 किलो थैली लेके आएं और वो बांटे में गायों को 50 ग्राम प्रतिदिन प्रति जानवर की दर से उपलब्ध कराएं। तो ये हुई मदहीनता की बात कि कैसे हम, अब मदहीनता के कारण क्या है, मदहीनता के निवारण क्या है, और मदहीनता हमारे पशुओं में नहीं हो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो ये जो बातें हमने आज डिस्कस करी, इन बातों का
सभी किसान भाई ध्यान रखें। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं और चलिए अब अगली कड़ी की ओर रुख करते हैं। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। जब हम लोग मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो उसके लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो उपकरणों का विशेष रूप से सही नाप का होना आवश्यक है और विशेष रूप से जो हमारा मौन ग्रह होता है उसमें लकड़ी, केल, तुन और चीड़, ये लकड़ी ज़्यादा, वैसे केल और तुन ज़्यादा अच्छा माना जाता है और सूखी होनी चाहिए। और उसकी नाप जो है वो, क्योंकि ये इंटरनेशनल साइज होता है और नाप का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो इसलिए अच्छी नाप के बक्से और अच्छी जगह बने हुए, बिल्कुल सूखी लकड़ी के, सीजन वुड के बने हुए होने चाहिए। तो मेन हमारा जो मौन ग्रह है वो, और इसके बाद हनी एक्सट्रैक्टर, अनकैपिंग ट्रे और कुछ जो सहायक, ये मुख्य हमारे उपकरण होते हैं। और जो सहायक उपकरण हैं उनमें कई सारी चीज़ें हैं, तो उनका मैं आपको एक एक करके परिचय देता हूँ। ये एक उपकरण है इनर कवर। ये जब हम लोग माइग्रेशन करते हैं अपने मौन वंशों का तो इसका उपयोग करते हैं, बक्से के ऊपर रख करके इसको 4 कील लगा करके फिक्स हो जाता है। इसमें एक तो फ़ायदा ये होता है कि अगर लंबा माइग्रेशन आप करते हैं तो बीच में सफोकेशन वगैरह नहीं होता, बक्से को पूरा, मधुमक्खियों को हवा पूरी मिलती रहती है और एरिएशन प्रॉपर रहता है। तो अगर आप कुछ देर सवेर भी गाड़ी उतरने में हो जाती है तो आपकी मधुमक्खियों को नुकसान नहीं होता है। तो माइग्रेशन में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरे, ये एक उपकरण है, ये जाली होती है। ये जब हम लोग सुपर चैम्बर लगाते हैं तो सुपर के और तलपट के बीच में इसको लगाते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि रानी मधुमक्खी ऊपर नहीं आ पाती और वर्कर इसके बीच से निकल जाते हैं। तो रानी ऊपर नहीं आती तो ऊपर का जो पार्ट आपका होता है सुपर चैम्बर का, उसमें शहद आप निकाल सकते हैं और आराम से जो है आपके हनी की क्वालिटी भी अच्छी होगी। और इस प्रकार क्वीन एक्सक्लूडर का प्रयोग करके, रानी अवरोधक जाली भी इसको बोलते हैं, ये भी एक रानी अवरोधक जाली है। ये आपका वर्टिकल है और इसको अगर 10 फ्रेम में ही आपकी कॉलोनी है और उसमें आप जो है एक तरफ चाहते हैं कि 4 छत्तों में मुझे केवल शहद चाहिए, तो शौक में आप 2-4 बक्से रखते हैं तो इसको वर्टिकल लगा करके इसमें जो है 4-6 फ्रेम के बाद लगा तो 6 फ्रेम में रानी अंडा देती रहेगी और 4 फ्रेम में वो शहद इकट्ठा करती रहेगी। ये भी एक तरह की जरिए परपोलिस नेट है। अगर परपोलिस आपको इकट्ठा करना होता है तो इस नेट की सहायता से आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसको टॉप कवर के नीचे और फ्रेम्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो इसमें मधुमक्खियाँ जो हैं, जो छेद आप दिखाई दे रहे हैं, ये जो है वो मधुमक्खी इसको परपोलिस से भर देती है और फिर डीप फ्रीजर में डाल करके इसे अलग किया जा सकता है। ये एक छोटा सा उपकरण है, इसको बॉक्स गेट बोलते हैं। ये बॉक्स के गेट के ऊपर लगाते हैं इसको। आमतौर से किसान भाई हमारे मिट्टी से, गारे से या पॉलीथीन से गेट बंद करते हैं। तो ये साइंटिफिक तरीका है, इसमें छेद बने हुए हैं तो इसकी सहायता से अगर आप गेट बंद करेंगे तो हवा का जो है वो आदान प्रदान होता रहेगा और बॉक्स में सफोकेशन की गुंजाइश कम रहेगी। ये अगर आपको रानी मधुमक्खी को कहीं ले जाना है तो ये क्वीन केज एक तरह का कहलाता है, साइंटिफिक तरीके से बना हुआ क्वीन केज है। इसमें रानी मधुमक्खी के साथ साथ आप 3-4 वर्कर भी छोड़ सकते हैं और अलग से एक पार्ट होता है उसमें, उसके लिए फीड भी रख सकते हैं। तो ये रानी को कहीं आपको 1-2 दिन के लिए ले जाना हो तो 1-2 दिन इसमें आराम से रख सकते हैं।
ये भी एक तरह का क्वीन केज कहलाता है, ये भी क्वीन केज है। इसको भी जो है रानी मधुमक्खी को, इनको रानी मधुमक्खी को कहीं ले जाना हो या बक्से में इंट्रोड्यूस कराना हो तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये दस्ताने हैं, दस्तानों की से अगर कुछ नए लोग हैं या शहद निकाल रहे हैं, मधुमक्खी कभी कभी सुबह शाम के समय ज़्यादा काटती है तो आप दस्तानों का प्रयोग कर सकते हैं। मधुमक्खी जब थोड़ा चिड़चिड़ी होती है या कहीं प्रतिकूल मौसम में आप जो है काम करते हैं तो उस समय आप इस स्मोकर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें टाट की बोरी जला करके और हल्का सा धुआं बक्से में दे सकते हैं तो उससे मधुमक्खी थोड़ा शांत हो जाती हैं और आप आराम से काम कर सकते हैं। ये फीडर होता है प्लास्टिक का, इस फीडर की सहायता से आप जो है मधुमक्खियों को फीड करा सकते हैं। इसमें अंदर की तरफ से मधुमक्खी डूबती नहीं है, अंदर भी ये स्टेप बने हुए हैं ताकि मधुमक्खी आराम से ऊपर नीचे चढ़ सके। ये ब्रश होता है एक बहुत मुलायम बालों का। जब मधुमक्खी शहद हम लोग निकालते हैं तो छत्ते से मधुमक्खियों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है बी ब्रश। चाकू, जब शहद निकालते हैं तो अनकैपिंग के लिए चाकू का प्रयोग कर सकते हैं, तो तेज धार का बड़ा चाकू होना चाहिए ताकि पूरे फ्रेम की जो है अनकैपिंग एक साथ हो जाए। ये पोलन ट्रैप है, जब पोलन हम लोग निकालते हैं तो बॉक्स की गेट के ऊपर इसको लगाते हैं तो मधुमक्खी जब इससे निकलती है तो उसकी बास्केट जो है उल्टी हो जाती है और पराग नीचे ट्रे में इकट्ठा हो जाता है, इसमें इकट्ठा होता रहता है और जब मधुमक्खी यहाँ से निकलती है तो पराग यहाँ गिर जाता है और ट्रे में इकट्ठा करके हम लोग निकाल लेते हैं। पोलन कलेक्ट करने के काम आता है। ये भी पोलन ट्रैप का ही एक तरीका है। ये बीवेल, जब आप लोग काम करते हैं तो मुँह थोड़ा प्रोटेक्ट, इसके लिए हम लोग बीवेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ये स्वार्म बैग होता है कपड़े का, सफ़ेद कपड़े का बना हुआ। जब मधुमक्खी कई बार स्वार्म कर जाती है, रानी मधुमक्खी के साथ निकल कर के कहीं ज़्यादा ऊंची जगह पे बैठ जाती है जहाँ पर हम लोग बॉक्स को ले जा कर के नहीं ले जा सकते उस समय स्वार्म बैग का प्रयोग रानी मधुमक्खी को पकड़ने के लिए किया जाता है। एक शहद निकालने की मशीन अगर आप स्टेनलेस स्टील की प्रयोग करते हैं तो लगभग 15,000 के आसपास आ जाती है और यदि GI की इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 5 और 6 के हज़ार के आसपास आ जाती है। और ये उपकरण लगभग 5-1 हज़ार का ये सारा उपकरण आया। तो इस प्रकार जब आप मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इन सहायक उपकरणों का अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल है। यदि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो एक अच्छे मौन पालक आप बन सकते हैं, सफल मौन पालक बन सकते हैं और आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक उपकरणों की बात है और मौन ग्रह की बात है, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में जो MIDH के नाम से अब जाना जाता है, इसमें आपको 50% सब्सिडी इनके ऊपर मिलती है नेशनल बी बोर्ड की ओर से और जिला उद्यान अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं तो 50% सब्सिडी समस्त उपकरणों के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गन्ना की खेती करने वाले किसानों को चीनी मिलों से समस्या। गुलाब की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों को बेहद पसंद आया होगा, उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे इसी वक्त मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।